हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट केमिस्ट्री क्लासेस। मेरा नाम है सुमित लूथरा और आज हम एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये वैसे तो 11th क्लास का चैप्टर है, लेकिन इसका यूज हर जगह पर होता है। 11th के अलावा 12th में भी इसका यूज होता है। और अगर आप बीएससी, एमएससी मतलब कि फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बच्चे। और इसमें से अगर आप समझते हो कि नीट और आईआईटी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत ही अच्छा चैप्टर है समझने के लिए और एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी चैप्टर है। लेकिन फिर भी बच्चों को इसमें कुछ ना कुछ परेशानियां आती हैं क्योंकि थोड़ा बहुत ये मैथमेटिकल भी है। तो चलिए आज उन सभी परेशानियों को दूर करते हैं और बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, एक एक चीज आपको समझाऊंगा। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आपको ये वीडियो जो है, अगर आप इसको पूरा देखते हैं, मन लगाकर देखते हैं, तो आपको ये एक एक चीज समझ में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद आती है या फिर अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जाकर पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि मैं कई बार इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो डालता हूं कि बच्चों को बहुत हेल्प कर सकती हैं वो। तो चलिए बात करते हैं, आगे चलते हैं। हमारा चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बच्चे बात करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम आखिरकार है क्या। देखिए, दुनिया के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कोई भी 100% कंप्लीट नहीं होता। नॉट ऑल द रिएक्शंस आर क्वांटिटेटिव, मतलब कि संपूर्ण रिएक्टेंट संपूर्ण प्रोडक्ट में कभी भी कन्वर्ट नहीं होता है। यह बात याद रखना, हमेशा कुछ ना कुछ फ्रैक्शन प्रोडक्ट की वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होती है। और इस चीज का एविडेंस क्या है, मैं किस बलबूते पर यह चीज बोल रहा हूं, क्योंकि फॉर मेनी रिएक्शंस रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इवन आफ्टर द रिएक्शन अपीयर्स टू हैव स्टॉप्ड। कि अगर रिएक्शन खत्म हो जाता है, रिएक्शन रुक जाता है अपनी समाप्ति के बाद, उसके बावजूद हमें कुछ ना कुछ जो फ्रैक्शन है रिएक्टेंट की वो देखने को मिलती है। इट मींस कि रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा, कुछ ना कुछ पार्ट रह जाता है। या फिर हम यूं कहें कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना देता है। तो यह भी कहना कुछ गलत नहीं होगा। ओके, और कुछ कंडीशंस हैं जो केमिकल रिएक्शन के लिए जरूरी हैं। द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द केमिकल रिएक्शन आर कि पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड करना चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन में, मतलब एक विशेष डायरेक्शन में उसको आपस में कोलाइड करना होता है विद सफिशिएंट एनर्जी, तभी वो कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होती है। अगर मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी और दोनों आपस में कोलाइड करते हैं विद सफिशिएंट एनर्जी इन करेक्ट ओरिएंटेशन, तभी प्रोडक्ट बनेगा और तभी ये रिएक्शन जो है वो सिर पे चढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट है कि इफ प्रोडक्ट पार्टिकल्स कैन कोलाइड इफेक्टिवली, अगर प्रोडक्ट आपस में कोलाइड करते हैं इफेक्टिवली मतलब विद सफिशिएंट एनर्जी एंड करेक्ट ओरिएंटेशन, तो वो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना सकता है। और यही कंडीशन होती है कि रिएक्शन कई बार रिवर्सिबल भी हो जाता है। रिएक्शन कई बार रिवर्सिबल भी हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन माने स्पीड ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन। और ये जो स्पीड होती है किसी भी रिएक्शन की, ये डिपेंड किस पर करती है? टेम्परेचर पर, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स और कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रेशर। तो इन चीजों पर ये सारा कुछ बच्चे डिपेंड करता है। ओके, तो आगे चलते हैं। अगली बात कि इक्विलिब्रियम सिस्टम क्या होता है। तो भाई इक्विलिब्रियम सिस्टम क्या होता है इसको समझते हैं पहले। इक्विलिब्रियम सिस्टम डील्स विद द रिएक्शन दैट डू नॉट कंप्लीटली कन्वर्ट ऑल रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। मतलब कि इक्विलिब्रियम सभी रिएक्शंस के लिए नहीं है, ये केवल वही रिएक्शंस के साथ डील करता है जिसमें पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। डू नॉट कंप्लीटली कन्वर्ट ऑल रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। और हम ये कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए ही लाभदायक है, उसी के लिए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगली बात क्या है कि दुनिया में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल होते हैं
और रिवर्सिबल का मतलब क्या, तो उसमें बेटा एक इक्विलिब्रियम स्टेज आती है। और इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है, ए स्टेट ऑफ बैलेंस, ए स्टेट ऑफ बैलेंस। इस बात को बेटा आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस का मतलब क्या है। ए स्टेट ऑफ बैलेंस एग्जिस्ट बिटवीन द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। अब देखिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है, हमारे पास एक रिएक्शन है, इसमें A प्लस बी मिलके बना रहे हैं C प्लस डी। और अगर A प्लस बी जिस गति से C प्लस डी बना रहे हैं, अगर उसी स्पीड के साथ C प्लस डी वापस A प्लस बी बनाएंगे तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। मतलब जितना A प्लस बी है उतना ही रहेगा। अगर A प्लस बी के 100 मॉलिक्यूल्स C प्लस डी में कन्वर्ट हो रहे हैं और वही 100 वापस उसी स्पीड से A प्लस बी में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, इट मींस कि वो एक बैलेंस हो गया। अगर वो बैलेंस हो गया मतलब कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देन इट विल बी इक्विलिब्रियम स्टेट। हम उसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। When the concentration of neither the reactants nor the product is changing, the system is in equilibrium। मतलब अरे भाई कॉन्सेंट्रेशन चेंज कैसे करेगी, कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज करेगी नहीं। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि जितना A प्लस बी, देखिए किसी भी रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। मतलब कि जो रिएक्टेंट है वो डिसअपीयर हो रहा है, रिएक्टेंट खत्म होता जा रहा है और प्रोडक्ट पनपता जा रहा है, प्रोडक्ट बनता जा रहा है। तो अगर एक ऐसा स्टेट आ जाए जिसमें ना तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है ना प्रोडक्ट की, लेकिन असल मायने में ये दोनों चेंज हो रही होती हैं, लेकिन जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है इक्वल प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट होता है, तो इसलिए नेट चेंज जीरो आ जाता है। ठीक है, मतलब कि नेट चेंज जो है वो जीरो होगा इस केस में। और अगर नेट चेंज जीरो है मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है एज अ रिजल्ट, सो दैट स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। दैट स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। समझ आई बात, नहीं आई, आ गई, गुड। आफ्टर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स आर क्रिएटेड, जब किसी रिएक्शन में, देखिए शुरुआत में तो प्रोडक्ट होता नहीं है, शुरुआत में तो प्रोडक्ट होता ही नहीं है ना, शुरुआत में तो केवल हमारे पास रिएक्टेंट होता है। लेकिन जब थोड़ा सा प्रोडक्ट बन जाता है तो वो प्रोडक्ट अपना रंग दिखाना शुरू करता है और वो प्रोडक्ट शुरू कर देता है वापस रिएक्टेंट में बनना। ठीक है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसमें शुरुआत में तो प्रोडक्ट होता ही नहीं है, लेकिन जब थोड़ा सा प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है तो वो प्रोडक्ट आपस में कोलिजन करेगा, वो प्रोडक्ट आपस में कोलिजन करेगा और कोलिजन के बाद वो वापस रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देगा। तो एट इक्विलिब्रियम देयर इज नो नेट चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। एक ऐसी स्टेज आएगी जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी और उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सो दैट स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। द कॉन्सेंट्रेशन डू नॉट चेंज बट दे आर नॉट नेसेसरी इक्वल। कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होएगी, दोनों की कांस्टेंट हो जाएगी, सिर्फ उनके रेट्स मतलब उनकी स्पीड इक्वल होगी। कॉन्सेंट्रेशन का इक्वल होना लाजमी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन भी इक्वल होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। दैट इज नॉट इक्वल, दैट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट इन द रिवर्स डायरेक्शन आर इक्वल। ये मेन मुद्दा है बेटा। उनका रेट मतलब कि उसकी जो स्पीड होती है वो केवल वो होती है बराबर। ठीक है, वो इक्वल हो जाती है जिस स्पीड से, जिस गति से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है उसी गति से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना रहा है। इस चीज को आप यूं समझ सकते हो कि आपके पास एक टब है, उस टब में छेद है। ठीक है, आप जितना पानी उसके अंदर डाल रहे हो उतना ही वो बाहर निकाल रहा है, तो नेट चेंज क्या होगा, पानी का लेवल उसमें उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो आप पानी डालते जा रहे हो, वो पानी उतना ही बाहर निकालता जा रहा है, तो पानी का लेवल तो उतना ही रहेगा ना उस केस में। तो दैट इज द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, उसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। आई होप कि आपको इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ ना कुछ समझ लगा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम का नेचर क्या है। भाई इक्विलिब्रियम का नेचर समझने के लिए तो भैया बड़े बड़ों की वाट लग जाती है, आप क्या चीज हो, लेकिन आपको मैं समझाऊंगा बड़ा सरल तरीके से। देखिए, ए डायनामिक स्टेट, डायनामिक स्टेट का मतलब समझते हो बेटा? डायनामिक स्टेट का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जो चल रही है, वो कांस्टेंट नहीं है, रिएक्शन अभी भी चल रहा है,
सिर्फ उनके रेट्स, द रेट ऑफ फॉरवर्ड केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स केमिकल रिएक्शन, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड का सिर्फ रेट बराबर हुआ है, लेकिन वो चल रहा है। आपने टब के अंदर छेद कर दिया, आप पानी डाल रहे हो, मतलब कि पानी की मूवमेंट हो रही है, वो बात अलग है कि नेट चेंज इज जीरो, बिकॉज रेट ऑफ फॉरवर्ड केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स केमिकल रिएक्शन। दोनों की स्पीड बराबर हो गई, और अगर दोनों की स्पीड बराबर हो गई तो भैया सिंपल सी बात है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई। दूसरा क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम? एक स्टैटिक स्टेट होती है, अकर्स इन मैनी फिजिकल सिस्टम्स। ये स्टैटिक होती है व्हेन ऑल मूवमेंट सीजेस वंस इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड। ठीक है, ये सी सॉ है, उसमें ये झूला है, ये कभी ऐसे हो रहा है कभी ऐसे हो रहा है, जिसका वेट ज्यादा होगा वो नीचे, जिसका वेट कम होगा वो ऊपर। लेकिन अगर दोनों बराबर वेट वाले बंदे आकर उसके अंदर बैठ जाते तो वो बिल्कुल स्टैटिक रहेगा, बीच में रहेगा। दैट इज द इक्विलिब्रियम। ओके, और इसके लिए जो एरो शो किया जाता है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट एरो। डबल डिस्प्लेसमेंट माने एक आगे एक पीछे। ठीक है, तो आधा एरो आगे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, और आधा एरो पीछे प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की तरफ, जो हमें शो करता है। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम। समझ आ रहा होगा आपको कि इक्विलिब्रियम क्या है, कैसे काम करता है। ओके, घबराने की आवश्यकता नहीं है, इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम के मायने क्या हैं, इसके मतलब क्या हैं। तो देखिए बेटा, आप एक रिएक्शन देखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें सोडियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है, और ये बना रहा है कैल्शियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आप देख सकते हैं कि जो कैल्शियम सल्फेट है और सोडियम क्लोराइड है, ये वापस सोडियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड भी बनाता है। मतलब कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में भी चल रहा है, रिएक्शन इस डायरेक्शन में भी चल रहा है। अगर इन दोनों का रेट सेम हो जाता है, अगर इन दोनों का रेट सेम हो जाता है, रेट का मतलब स्पीड इन दोनों की सेम हो जाती है, तो वो रिएक्शन हमें लगेगा कि रुक गया है। ओके, हमें नेट रिजल्ट क्या मिलेगा? जीरो नेट रिजल्ट हमें उस केस में मिलेगा। तो अगर जीरो नेट रिजल्ट मिल रहा है तो इट मींस कि दिस इज इक्विलिब्रियम। ओके, तो इसमें होता क्या है कि जिस गति से कोलिजन हो रही है रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट बनाने के लिए, बिल्कुल ठीक उसी गति से कोलिजन हो रही है प्रोडक्ट्स की रिएक्टेंट को रीफॉर्म करने के लिए, वापस रिएक्टेंट्स को बनाने के लिए उसी स्पीड में वो दोबारा टकरा रहे हैं। ओके, सो इट मींस कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है उसकी गति सेम है। अगर गति सेम है भैया, चेंज होगा ठेंगा, बिल्कुल चेंज नहीं होएगा। और दैट इज द स्टेट वी कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इसी को तो हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके, इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज्ड स्टेट में होता है बच्चे। इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज्ड सिस्टम में होता है, ये कभी भी ओपन सिस्टम में नहीं होगा, ताकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एस्केप ना कर जाएं सिस्टम को। अगर वो एस्केप कर गए, अगर वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो बेटा इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम तभी आएगा अगर आपका सिस्टम क्लोज्ड होगा तो। ठीक है, सिस्टम का क्लोज्ड होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है, नेसेसरी है। ये बात आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए, तभी आपको ये इक्विलिब्रियम समझ आएगा। ओके, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम के मायने क्या हैं? opposing changes occur simultaneously, left to right to left, reactant to product, product to reactant. opposing जो एक दूसरे को oppose कर रहे हैं वो changes एक साथ होते हैं और सेम स्पीड से होते हैं। दिस इज द स्टेट वी कॉल्ड इक्विलिब्रियम, और इसी को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा कहते हैं, क्योंकि ये चल तो रहा है, चेंजेस हो तो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैंने अपना कान खींचा, मैं इस साइड चला गया, मैंने अपना कान खींचा, मैं इस साइड चला गया। लेकिन अगर मैं दोनों कान खींचूंगा विद इक्वल फोर्स तो मैं उसी जगह पर रहूंगा और नेट चेंज जीरो होगा, क्योंकि दोनों तरफ से जो ऑपोजिंग फोर्स है अगर वो बैलेंस हो जाती है, सेम स्पीड से मैं उसको खींचता हूं अपनी तरफ, तो वो नेट चेंज जीरो देगा। दिस इज द इक्विलिब्रियम, और इसी को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। बेटा बड़ा सिंपल सी चीजें हैं ये। तो आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा और, इसकी अंदरूनी चीजों को समझते हैं। देखो बेटा, मान लीजिए कि मेरे पास एक सिलेंडर है। अज्यूम द लार्ज स्ट्रॉ ट्रांसफर्स 5 ml ईच टाइम एंड स्मॉलेस्ट स्ट्रॉ ट्रांसफर 2 ml ईच टाइम। तो होता क्या है कि अगर मेरे पास एक सिलेंडर है
उस सिलेंडर में 25 ml गैस है और उस केस में सिलेंडर 2 में 0 है। तो मैंने 5 ml गैस को ट्रांसफर कर दिया सिलेंडर 1 से सिलेंडर 2 में, तो यहां पर रह गई 20, यहां पर हो गई 5। अब रिएक्शन पहले था सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला, अब रिएक्टेंट फॉरवर्ड से बैकवर्ड भी जाएगा। अब रिएक्शन फॉरवर्ड, क्योंकि यहां पर उसका जन्म हो गया, खाता खुल गया, अगर खाता खुल गया तो वापस भी जाने की कोशिश करेगा वो। चलिए कुछ देर के बाद 3 और कम हो जाएगा, क्योंकि नेट चेंज क्या है कि 3 होगा। 5 ml यहां से इस साइड जा रहा है 5 ml, और यहां से आ रहा है 3 ml यहां से आ रहा है। तो उस केस में क्या होता है बेटा कि नेट चेंज रहेगा जो वो 2 ml जहां से यहां है, तो नेट चेंज रहेगा 3 ml का। तो अभी 3 और घट गया, यहां पर रह गया 17, यहां पर हो गया 8, यहां पर हो गया 14, यहां पर हो गया 11, यहां पर हो गया 11, यहां पर हो गया 14, यहां पर हो गया 8, यहां पर हो गया 17, यहां पर हो गया 5, यहां पर हो गया 20, यहां पर हो गया 2.0 और यहां पर हो गया 3। अब यहां पर रिएक्शन जो है वो स्टॉप करेगा, ठीक है, यहां पर रिएक्शन स्टॉप करेगा क्योंकि अब उसके पास 5 ml नहीं है उसको देने के लिए। ओके, अब इसके पास 5 ml नहीं है आगे उसको देने के लिए, तो यहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी और इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी उस केस में। तो किसी भी रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पहले डिक्रीज होती है और एक नॉर्मल वैल्यू के पास पहुंचने के बाद वो कांस्टेंट हो जाती है, और यही काम प्रोडक्ट के साथ भी होता है। प्रोडक्ट की पहले इंक्रीज करती है और बाद में इसकी भी कांस्टेंट हो जाती है। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लगातार घटेगी और घटने के बाद एक ऐसा आएगा टाइम जब वो कांस्टेंट हो जाती है और प्रोडक्ट की भी कांस्टेंट हो जाती है। जिस पोजीशन पर ये दोनों कांस्टेंट होती है वही पोजीशन केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाती है। इस चीज को समझते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिस्टम। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है ए बी प्लस सी डी और ये हमें क्या देता है ए डी प्लस बी सी देता है। इसे मैं बोलूंगा फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको मैं क्या बोलूंगा फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, और अगर ए डी और बी सी मिलकर मुझे वापस ए बी और सी डी दे तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। ओके, स्टार्टिंग में सिर्फ ए बी और सी डी ही थे और इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन जो था वो अपने हाईएस्ट रेट मतलब सबसे ज्यादा स्पीड में था, लेकिन जैसे ही ए बी और सी डी आपस में रिएक्ट करते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। ओके, और जैसे ही एडी और बीसी बनते हैं रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो वापस उसको एबी और सीडी में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे और एक समय आएगा जब एडी और बीसी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी और रिवर्स रिएक्शन भी स्पीड इक्वल होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक ऐसा समय आएगा जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी कि रिवर्स रिएक्शन दोनों की स्पीड इक्वल हो जाएगी और उसी को हम किसके इक्वल मानते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम के। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। यही तो है हमारा इक्विलिब्रियम। और क्या है बेटा, यही तो है राइट चॉइस बेबी। आहा, अब हम बेटा आगे बात करते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है उसको हम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी अचीव्ड इन ऑल रिवर्सिबल रिएक्शन, ये हर रिवर्सिबल रिएक्शन में अचीव किया जा सकता है, लेकिन कब, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। ठीक है, तभी ये अचीव किया जा सकता है। इसको रिप्रेजेंट हमेशा किया जाएगा इस एरो से। अगर ये एरो डालोगे तो बेटा वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए डबल हेडेड एरो की ही आवश्यकता होती है। इक्विलिब्रियम स्टेज पर सभी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज यानी कि कलर, पीएच, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारा कुछ बेटा कांस्टेंट हो जाता है। ओके, और इसको हमेशा क्लोज्ड सिस्टम में ही आप अचीव कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इक्विलिब्रियम दोनों तरफ से प्राप्त किया जा सकता है, चाहे वो रिवर्स रिएक्शन हो चाहे वो फॉरवर्ड रिएक्शन हो, मतलब कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन विल बी सेम रिगार्डलेस इफ यू स्टार्टेड विद ऑल रिएक्टेंट्स, ऑल प्रोडक्ट्स और ए मिक्सचर ऑफ टू। चाहे आप रिएक्टेंट से शुरू कर लो, चाहे आप प्रोडक्ट से शुरू कर लो या दोनों तरफ से शुरू कर लो, आपको इक्विलिब्रियम कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। ओके, मिल ही जाएगा, ये स्टाइल है। तो चलिए समझते हैं
कि इसका ग्राफ कैसे काम करता है। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, ज्यादा बातें करने की मेरे को आदत नहीं है। एक रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मिले और बना दिया हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सीधी सी बात है, बना दिया। रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉरवर्ड रिएक्शन ये लगातार समय के साथ गिर रहा है। आप देख सकते हो कि इसका ग्राफ जो है वो लगातार गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, और एक समय पर आके ये कांस्टेंट हो गया। और ये H2 प्लस CO2 जब वापस बैकवर्ड की तरफ रिएक्शन चलाएंगे तो इसकी रेट पहले इंक्रीज होगी और बाद में एकदम से ये भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब ये कांस्टेंट हो गई तो दोनों एक ही समान हो गए। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम स्टेट, और कुछ नहीं है इक्विलिब्रियम, यही है इक्विलिब्रियम। ओके, मैं बेटा आपको देखो कितना समझा रहा हूं कि इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है। अगर फिर भी समझ नहीं लग रही है तो दोबारा समझा दूंगा, इसमें कोई परेशानी वाली तो बात है नहीं है। हमारा काम है समझाना, जितनी बार बोलोगे उतनी बार समझाएंगे। इक्विलिब्रियम तीन तरह का होता है बेसिकली। पहला होता है फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो एक से अधिक फेजेस में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि लिक्विड वाटर जो है, अगर मैं उसको सील्ड कंटेनर में रखूंगा तो उसके वेपर्स बनेंगे। ओके, और जो वेपर्स को आप देख सकते हो, एक प्लास्टिक की थैली में पानी का रख दो और आपको उसके वेपर्स नजर आएंगे। और जब वाटर इवेपोरेट करेगा, until the concentration of water vapors rises to maximum, जब वेपर्स की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम हो जाएगी और उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो फेज स्टेट के जैसा ही होता है, लेकिन उसमें फर्क होता है फिजिकल स्टेट और फेजेस में। जैसे कि अगर लिक्विड है, ऑयल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, लेकिन उनके फेज अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। अगर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हो तो रेट ऑफ डिसॉल्विंग और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इक्वल होना चाहिए। मतलब कि कॉपर सल्फेट को आपने डाला पानी में तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट कर गया और कुछ देर के बाद वो अपने आयंस को वापस जोड़ने के बाद कॉपर सल्फेट दोबारा बनाएगा। अगर इसके टूटने का और उसके जुड़ने का रेट ऑफ रिएक्शन सेम हो गया, मतलब कि रेट ऑफ डिसॉल्विंग एंड रेट ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन अगर सेम हो गया, तो भैया ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि पहले तो ये सॉल्ट टूट जाता है, या आप कह सकते हो कि वाटर वेपर्स बन जाते हैं, ठीक है, बाद में वो वापस आ जाते हैं। तो उनके जाने की और आने की अगर गति सेम हो जाती है, दिस इज कॉल्ड फेज इक्विलिब्रियम। ओके, और सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम में आपने सॉल्यूट को पानी के अंदर डाला और उसने सोल्यूशन बना दिया, और सोल्यूशन वापस उसको आयोडीन को वापस वो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में तोड़ देता है, तो दिस इज आल्सो सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम तभी आता है जब आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें जितना सॉल्यूट ऐड हो सकता है हो चुका है, और एक भी दाना डालोगे तो वो क्रिस्टलाइजेशन करने शुरू कर देगा, ठीक है। तो बियॉन्ड द सॉल्युबिलिटी लिमिट द एनी एडेड सॉल्यूट विल रिमेन सॉलिड एंड डू नॉट डिसॉल्व। Okay, kinetic molecular theory states that particles are always moving and colliding even if no changes are observed. तो dissolution का मतलब होता है process of dissolving. Okay, dissolution का मतलब क्या होता है बेटा? process of dissolving. तो पहले क्या होगा, देखिए तीन यहां पर बेटा चीजें होंगी, तीन चीजें यहां पर होने वाली हैं। पहली, when the solute is first added, पहले जब मैंने solute डाला तो मोर एंड मोर आयंस डिसोसिएट फ्रॉम द क्रिस्टल। क्रिस्टल टूटकर आयंस बनाएगा और उसको क्रिस्टलाइजेस कर देगा, ठीक है। एज मोर आयंस कम इनटू सॉल्यूशन, जैसे ज्यादा से ज्यादा आयंस उसके अंदर आएंगे वो क्रिस्टलाइज होना शुरू कर देंगे। एट सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, सोल्यूट के आयंस के डिसॉल्व करने की और क्रिस्टलाइज होने का रेट सेम हो जाएगा, और दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। ओके, दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। अब इस रिएक्शन को आप देख लीजिए, ये बड़ा मजेदार रिएक्शन है, केमिकल इक्विलिब्रियम का रिएक्शन है। तीसरी टाइप है बेटा, यही है हमारी मेन चीज, जिसको हम पढ़ने के लिए उतावले हैं, ठीक है। हम इसी को पढ़ने के लिए उतावले हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन क्लोज्ड सिस्टम। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्लोज सिस्टम है और ये रिएक्शन हो रहा है, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, ये हमारा रिएक्शन हो रहा है, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। तो मैंने क्या किया कि इसमें H2 लिया और I2 लिया, ठीक है,
और ये HI बनाना शुरू कर देगा। थोड़ी देर में क्या होगा कि HI वापस H2 और I2 बनाना शुरू कर देगा और एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब H2 और I2 के बनने की और टूटने की सिचुएशन मतलब कि उसका रेट सेम हो जाएगा। ओके, आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि H2 जो है वो हरी लाइन के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन लगातार घटती जा रही है, I2 की भी घटती जा रही है लेकिन HI की बढ़ती जा रही है। तो एक स्टेज आएगी जिस स्टेज पे ये तीनों चीजें इक्वल हो जाएंगी, यानी कि कांस्टेंट हो जाएंगी और इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डिक्रीज। क्योंकि H2 और I2 का नंबर घटता जा रहा है, सारे के सारे जो HI में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका अगर नंबर घटेगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन घटेगी और कॉन्सेंट्रेशन घटेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। ओके, द रेट एट विच द प्रोडक्ट टर्न्स बैक टू द रिएक्टेंट इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। और जैसे जैसे प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ेगा उसका भी रेट इंक्रीज होगा और एक ऐसी स्टेज आएगी तब दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा। दीज टू रेट्स बिकम इक्वल एट द सम पॉइंट आफ्टर विच द क्वांटिटी ऑफ ईच विल बी नॉट चेंज। और इसी को कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, इसी को कहा जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। अब मैं आपको एक रिएक्शन के साथ समझाता हूं इस चीज को कि देखिए बेटा, हमने एक रिएक्शन लिया 2SO2 प्लस O2 और ये कन्वर्ट हो रहा है SO3 में। तो SO2 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, O2 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है और SO3 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है विद टाइम। लेकिन एक टाइम के बाद तीनों की कांस्टेंट हो जाती हैं। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। यही है हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर? दिस इज द इक्विलिब्रियम स्टेट। आई होप कि आपको इन चीजों का समझ आ रहा है। यही चीज इस रिएक्शन में भी हो रही है। N2O4 की कॉन्सेंट्रेशन घटती जा रही है और NO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है और एक समय पर दोनों इक्वल हो जाती हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ये जरूरी नहीं कि इक्वल ही होनी चाहिए। और इसमें हमने एक बात करी थी कि जो इक्विलिब्रियम है उसको हम अचीव कर सकते हैं फ्रॉम रिएक्टेंट साइड, फ्रॉम प्रोडक्ट साइड और फ्रॉम द मिक्सचर। तो अगर मैं इसको NO2 से शुरुआत करता हूं तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा और इक्विलिब्रियम यहां पर जाकर आ जाएगा। अगर मैं इसको N2O4 से शुरुआत करता हूं तब भी एक समय पर ये दोनों कांस्टेंट हो जाती हैं लेकिन ग्राफ्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो मतलब कि इनका इक्वल होना नेसेसरी नहीं है लेकिन कांस्टेंट होना नेसेसरी है। ये इक्विलिब्रियम आ गया। और अगर मैं मिक्सचर से शुरू करता हूं तो ये फिर से हमारे पास इक्वल आ जाता है। ओके, यहां पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, प्रोडक्ट की बढ़ रही है, रिएक्टेंट की घट रही है, प्रोडक्ट की बढ़ रही है, यहां पर भी प्रोडक्ट की बढ़ रही है और रिएक्टेंट की घट रही है। तो इक्विलिब्रियम फेवर्स द रिएक्टेंट साइड। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। ये इसका डाटा गिवन है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी रिएक्शन की। तो ये इसका डाटा है। चलिए इसको समझते हैं एक चीज में। इसके बाद हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज है? इस बात को समझते समझते कुछ लोग तो परलोक सुधार गए लेकिन समझ कर गए थे, वो भी हम भी समझते हैं। N2O4 एक गैस है, ये ट्वाइस NO2 देता है और इसमें अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहूं तो ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और जितना उसका कोफिशिएंट होगा वो उसकी पावर में आ जाएगा। इसका कोफिशिएंट 2 था तो प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन की पावर मैंने 2 कर दी। इसका कांस्टेंट 1 था तो मैंने 1 कर दी। उसकी वैल्यू है 4.63 इंटू 10⁻³ देखिए अगर कोई रिएक्शन है A प्लस B, स्मॉल a एंड स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d आर द कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, देन k को लिखने का तरीका क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ओके, और इनकी पावर जो होती है वो हमेशा कोफिशिएंट्स को ही माना जाता है, ओके, और नीचे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट और उनके साथ उनकी पावर को रेज किया जाएगा। तो ये तरीका है केसी को लिखने का, ओके। अगर हमारा केसी, ध्यान से सुनिएगा बेटा बात, कि परसेंटेज यील्ड का क्या मतलब होता है, द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट मेजर्ड एट इक्विलिब्रियम कंपेयर्ड विद द मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। तो परसेंटेज यील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है कि प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम कितनी यील्ड दे रहा है और मैक्सिमम उसकी कितनी यील्ड ला सकती है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, अगर ये नेग्लिजिबल होती है तो मतलब कि रिएक्शन चल ही नहीं रहा। अगर परसेंटेज यील्ड लेस देन 50 होती है
तो मतलब कि अगर प्रोडक्ट 50% से कम बन रहा है तो मेजॉरिटी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की होगी और रिएक्टेंट की तरफ ही ये जाएगा। ओके, और अगर 50% से ज्यादा है तो वो प्रोडक्ट फेवर करेगा, और अगर 99.9% तो मतलब कि रिएक्शन क्वांटिटेटिव है, मतलब कि रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड ही होगा, रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड ही होगा अगर ये 50% से ज्यादा आ जाता है तो। ओके, इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। एक एग्जांपल है कि इफ 2.50 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ आयोडीन गैस in a 1.00 vessel, what is the percent yield of 3.90 moles of hydrogen iodide is present at equilibrium? तो भाई परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या है? यही फॉर्मूला हमने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन यील्ड ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट एट मैक्सिमम यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो दिस इज द रिएक्शन। तो ये हमें दी गई है 2.50 मोल। ओके, और इसमें 2 मोल होंगे हाइड्रोजन के। ठीक है, तो इसको 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमेशा रिएक्शन इस तरह से चलता है कि 2 मोल्स ऑफ HI बनते हैं H2 और I2 से। ओके, तो यहां पर हाइड्रोजन के केवल 1 मोल है, तो मेरे पास आंसर आएगा 5 मोल, और इस 5 मोल को मैं यहां पर फिल कर दूंगा क्योंकि मैक्सिमम यील्ड तो 5 मोल की ही निकलेगी। तो मेरे पास आ जाएगा 3.90/50 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 78%। तो ये होगी यील्ड एट इक्विलिब्रियम, ये होगी यील्ड एट इक्विलिब्रियम। ओके, तो इसमें बेटा 2-3 चीजें मैंने आपको पहले भी बताई हैं, दोबारा बता रहा हूं कि यूजिंग एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं इस तरीके से जो कि मैंने आपको समझाया, AA BB गिव राइज टू CC DD, इसमें इक्विलिब्रियम लॉ को आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस रिलेशनशिप only works if all concentrations are at equilibrium, otherwise ये फॉर्मूला भूल कर भी मत लगाना बच्चे, पछताओगे अगर भूल कर भी बिना इक्विलिब्रियम पर ये चीज लगाओगे तो अवश्य पछताओगे। तो समझिए कि ये और ऊपर से ये क्लोज सिस्टम में होना चाहिए, ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आप ये लगा सकते हो। तो थिंक प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, की प्रोडक्ट कितना बनेगा। देखिए अगर हमारे Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो मतलब कि इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट को फेवर करेगा, मतलब प्रोडक्ट बनाएगा। अगर Kc की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट्स को फेवर करेगा, मतलब कि रिएक्टेंट्स बनाएगा अगर ये 50% से कम कंप्लीशन है तो। इफ Kc इज इक्वल टू 0 मतलब कि रिएक्शन हो ही नहीं रहा, रिएक्शन हो ही नहीं रहा। इफ Kc इज अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब कि ऊपर हमेशा प्रोडक्ट होता है, नीचे हमेशा रिएक्टेंट होता है। तो इन्फिनिटी कब आता है? जब रिएक्टेंट 0 है। अगर रिएक्टेंट 0 है, प्रोडक्ट 100% है, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन 100% कंप्लीशन करेगा, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। ठीक है, ये बहुत ही रेयर होता है भाई, आमतौर पर तो होता नहीं है ना ये। ओके, तो समझिए इसकी एक और चीज को, यूजिंग एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हमारा फॉर्मूला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का। इन दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन A B C D आर केमिकल एडिटिव्स, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं, जबकि A B C D जो स्मॉल लेटर में है वो उनके कोफिशिएंट्स होते हैं। ओके, इट इज द कॉमन प्रैक्टिस टू इग्नोर यूनिट्स, इसके यूनिट्स हम हमेशा इग्नोर करते हैं क्योंकि ये डिफरेंट कोफिशिएंट्स के साथ डिफरेंट हो जाते हैं, इसलिए हम इसके यूनिट्स को आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं। ओके, तो जैसे कि हमें Kc लिखना है तो Kc लिखने का तरीका आपको समझ आ गया होगा। मेरे पास एक रिएक्शन है 2NO + O2 2NO2, तो NO2 मतलब प्रोडक्ट, नीचे रिएक्टेंट, और उनकी जो कोफिशिएंट्स है वो उनकी पावर बन के आ जाएंगे। यू कैन सी दिस एग्जांपल। ओके, तो एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं जो कि मैंने आज तक बहुत कम लोगों को बताई है कि यूजिंग एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर आप रिवर्स रिएक्शन का Kc निकालना चाहते हैं तो जो फॉरवर्ड का है उसको रेसिप्रोकल करना होगा, और अगर आप फॉरवर्ड का निकालना चाहते हो तो आपको रिवर्स को फॉरवर्ड करना, रेसिप्रोकल करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HI फ्रॉम H2 एंड I2, एक रिएक्शन है जिसमें H2 और I2 मिलके 2HI बना रहे हैं। ओके, और उसका हमें दिया गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 40, उसका Kc कितना है भाई? 40। और अगर यही रिएक्शन बैकवर्ड चलता है तो उसका Kc कितना होगा? तो Kc अगर मैं निकालूंगा बैकवर्ड का तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 1/40,
जिसकी वैल्यू है 0.025। ओके, इस तरह से आप काम थोड़ा बहुत कर सकते हैं इक्विलिब्रियम का। हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या है? देखिए, हेटेरोजीनियस को समझने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि होमोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है। इक्विलिब्रियम का जो प्लूरल वर्ड है दैट इज इक्विलिब्रिया। अगर सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सेम फेज में होते हैं, या तो सभी लिक्विड हो, या सभी गैसेस हो, या सभी सॉलिड हो, या सभी एक्वस हो, उसको मैं बोलूंगा होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। ओके, और हेटेरोजीनियस मतलब जब एक से ज्यादा फेज एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, तो उसे कहा जाता है कि जो भाई हमारा इक्विलिब्रिया है वो डिफरेंट फेज में है, मतलब कि वो हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया है। ओके, ये जितना मैंने आज करवाना था आपको करवा दिया। इतना पढ़ो, अच्छे से बुक्स ले लो, इतना पढ़ो। इसके आगे का जो पोर्शन है वो मैं अपनी सेकंड वीडियो में आपको समझाऊंगा। और एक बार फिर से बोल रहा हूं बेटा, इसकी सेकंड वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, शायद उनकी हेल्प हो जाए, क्योंकि कर भला तो हो भला।